लोगों की समझ के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना कीजिएगा। 1000 साल का गुलामी का इतिहास है इस देश के पास। आज तक मुझे वो अर्थशास्त्री जो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, किसी का लेख नहीं मिला कि नोटबंदी से नुकसान क्या हुआ, जीएसटी से फ़ायदा क्या हुआ, लॉकडाउन की भारत ने क्या कीमत अदा करी है। सब एग्ज़ाम दे के नौकरी के लिए अपनी ये पढ़ाई करते हैं। अगर हम एक नागरिक की हैसियत से सोचें तब हम इस बात को देखते हैं कि भाई हमारे अंदर ही स्वयं में कमी है। अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं वो लोग। पश्चिम बंगाल के अंदर जनता में आक्रोश था, वो आपने वोट में देख लिया। उसमें हमारे भी नेता गए, उन्होंने भी वहाँ किसानों को संबोधित किया, उससे भी सहायता मिली। लेकिन पश्चिम बंगाल के इलेक्शन ने बीजेपी को जिस तरीके की हार दी, उसने सबसे बड़ी चीज़ ये दी है इस वक्त राष्ट्र के सामने कि मोदी जी के विकल्प के रूप में ममता दीदी भी अब दिल्ली की तरफ को चल पड़ी हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि उनका जुझारू अतीत, उनका संघर्ष, उनका सरकार चलाने का तरीका और बीजेपी को जनता की अदालत में हराने का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए और उनको दिल्ली के लिए एक सीरियस कंटेंडर मानना चाहिए। देखिए, भारत में 4 शहर महत्वपूर्ण हैं। हिंदुस्तान की पहली राजधानी कलकत्ता, भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई, भारत की वर्तमान राजधानी, राजनीतिक राजधानी दिल्ली। बम्बई में, महाराष्ट्र में बीजेपी की और शिवसेना की सरकार गठबंधन बहुमत में आ रही थी, लेकिन उसको रोका राजनीतिक तौर पे शरद पवार जी ने। और शरद पवार जी ने वहाँ पे गैर भाजपा सरकार बहुत इत्मीनान से बनाकर दिखाई और चला रहे हैं। लेकिन वो जनता की अदालत में हार चुके थे। ममता जी ने जनता के वोटों में ही इनको एक पूर्ण शिकस्त दी है। तो अब ये कलकत्ता और बम्बई को तय कर लेने दो कि दिल्ली कौन पहुंचेगा। लेकिन जैसे तेवर लग रहे हैं और जैसा कैलिबर लग रहा है, वो है बंगाल। मकसद ये था कि आपने देखा यशवंत सिन्हा जी यहाँ पे आए थे, राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद भवन पहुँच गए। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो मुद्दे आ रहे हैं, इसको लेकर लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आंदोलन कम, राजनीति ज़्यादा हो रहा है। होने दो। राजनीति किसे कहते हैं? भगवान तो हमारी मिट्टी में ही डालना भूल गया। अरे भाई, अगर हमें राजनीति आती होती तो आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं, फिर दोहराना चाहूँगा। दिल्ली पे मुगलों का राज, सिंधिया राजा, अंग्रेज़ों का राज, सिंधिया राजा, भारत की इंडिपेंडेंट भारत की सरकार, सिंधिया राजा। 70 साल के बाद लौट के आती है बीजेपी, गाली बकती हुई 70 साल को, तो सिंधिया राजा। तो हम पॉलिटिक्स अगर जानते होते तो सिंधिया आज राजा नहीं होता। तो राजनीति हमारी कमजोरी है, हमें राजनीति नहीं आती। लोग किसे राजनीति कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर नेता आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं, एक दूसरे से आएंगे जाएंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? अब कुछ प्रतीकात्मक होती हैं चीज़ें, जैसे राहुल जी को भी एक बात बताऊं मैं, ये मशाल बैटन रेस की तरह इनके हाथ में आई है। सौंपने वाले कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस के टाइम पे जिन नीतियों से, जिस भ्रष्टाचार से पब्लिक तंग हुई थी, उसने उसके विरोध में इनको सत्ता सौंपी थी, जिन्होंने ये लूट मचा दी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा कि वो ट्रैक्टर से वहाँ चले जाएं। उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनकी किसानों की के लिए नीतियाँ क्या होंगी, उनकी शिक्षा के लिए नीतियाँ क्या होंगी, उनके लिए छोटे कामगार की, कुटीर उद्योग की, दुकानदारों के लिए उनकी नीतियाँ क्या होंगी, देश के बेरोज़गारों के लिए उनकी नीतियाँ क्या होंगी। तो वो पहले कांग्रेस से इस वक्त ये उम्मीद की जाती है कि अगर वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानती है तो वो क्या क्या इनमें कमियां हैं और क्या क्या बदलाव है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट देश के सामने पेश करें पहले, और तब वो ट्रैक्टर से जाएं। सवाल ये है कि जब से किसान आंदोलन जो है, किसानों का संसद दिल्ली में चल रहा है, तब से विपक्ष के कई नेता जो है अब सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। यूपी मिशन भी शुरू हो गया। अब देखना ये होगा कि 2022 में इस यूपी मिशन का किसानों की तरफ से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सीएम योगी ने साफ कहा कि वो बम्पर जीत लाएंगे, 300 से ज़्यादा जीत लाएंगे। उनके उप मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत होगा। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश के कहा उन्होंने कि अगर सपा यानी एसपी, बीएसपी और कांग्रेस भी अगर एक साथ आ जाती है तो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। देखिए, उन्होंने इसमें कोई बड़ी बात नहीं कही है। उन्होंने पिछले आंकड़े उठाए, उनके परसेंटेज जोड़े और उसके बाद बता दिया कि इनकी कोई चांस नहीं है।
गंगा में तब से बहुत पानी ही नहीं बह चुका। अपने इस उप मुख्यमंत्री को कहिएगा, इसमें लाशें भी बहुत बह गई हैं। जनता को याद है, बेरोजगार, गरीब, जिसके पेट पे लात आप मार रहे हैं, ये सब एक साथ आ रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस का मतलब नहीं है, पार्टियों का मतलब नहीं है। शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग, लूटा हुआ वर्ग, जिनके भरोसे को इन्होंने तोड़ा है, उनका वर्ग अब एक साथ आ रहा है। इनके पास जो मुख्य मुद्दा हुआ करता था बांटने का, वो इनके हाथ से निकल चुका है। ये अगड़े पचड़े पे बांट लेते थे, शहर गांव पे बांट लेते थे, जाति पे बांट लेते थे, धर्म पे बांट लेते थे। आज वो सारे मुद्दे इनके हाथ से निकल चुके हैं। इस तरह की बातें दुर्योधन भी किया करता था, कर लेने दीजिए। सर, अब बांटने की जब बात करते हैं तो सवाल ये आता है कि बीएसपी ने जो है ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन शुरू किया। अब सपा ने भी ऐलान किया है कि वो ब्राह्मण के लिए जो है सम्मेलन शुरू करेंगे। तो सब लोग तो जो है जातीय समीकरण पे ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मुद्दे पे तो कोई बात नहीं करते जो लोगों से जुड़े हों। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है आपकी जानकारी मुझसे थोड़ी अलग है, मैं ब्राह्मण को जाति नहीं मानता। ब्राह्मण वर्ण है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण बताए जाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण है, जाति नहीं है। पहली चीज़, ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुई है, बुद्धि का शासक माना गया है, रखवाला माना गया है। लेकिन अब मुझे उसकी सोच के ऊपर शर्म आती है। इनसे क्या कह के वोट मांगने जा रहे हैं जिन्हें इसी बात का अंदाज़ा नहीं। एक अनपढ़ गुजराती नेहरू जी के ऊपर, नेहरू जी ने जितनी किताबें लिखी हैं ना, अगर मोदी जी 3 महीनों में पढ़ के भी ये बता दें इनमें क्या लिखा है तो मैं मान लूँगा। लेकिन इस ब्राह्मण वर्ण ने, हमने देखा कि कलयुग में सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पे होता है, इनकी बुद्धि पे हो गया। ये कभी हाथी नहीं गणेश है, इसकी पूजा शेष है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। इन्हें राष्ट्र के बारे में सोचना होगा। और जिस दिन, हमें सारे ब्राह्मणों की भी ज़रूरत नहीं है, परशुराम वंशीय जिस दिन खड़े हो गए उस दिन ही इनका सफाया कर देंगे बीजेपी वालों का। तो ये आप मान कर चलें कि ब्राह्मण सम्मेलन बातचीत के लिए, संवाद के लिए कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे सम्मेलनों से ना तो वो ठगा जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त में जब यूपी में चुनाव है तो लोग तो यही समझेंगे ना कि ना कहीं जो है राजनीति जाति को लेकर समीकरण जो है उस पर लोग जो तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि यूपी में कौन ऐसा मुद्दा रहेगा, आपको लगता है कि कौन ऐसी पार्टी है जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पे बात करेगी? क्या आपको लगता है कि 2022 में मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? राष्ट्रीय लोकदल क्या बात कर रही है? चौधरी अजीत सिंह स्वर्गवासी हो गए। आज ये धरना जो चल रहा है, यह 28 तारीख को एक बहुत बड़ा झटका झेल चुका है। जिस दिन राकेश टिकैत जी के आंख से यहाँ आंसू निकले थे, कोई भी पंचायत होने से पहले अजीत सिंह ने उनका, चौधरी अजीत सिंह ने उनका फ़ोन उठाया था। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने उस दिन बिल्कुल स्पष्ट मैसेज दे दिया था कि मैं किसान के साथ हूँ। और उन्हीं के निर्देश पे सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक आई थी। तो क्या ये जनता का मुद्दा नहीं था? राष्ट्रीय लोकदल किसान की बात कर रहा है, सपा किसान की बात कर रही है। बस बहन जी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये ताकतें अगर वो इन्हें किसी भी अपने कदम से मजबूत करती हैं तो अगली बार बहन जी के पास संविधान नाम की चीज़ नहीं होगी। ये संविधान का ये हाल कर देंगे और उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी बहन कुमारी मायावती होंगी। ये ताकतें तब आई हैं जब मान्यवर काशीराम इस संसार में नहीं रहे। अब तो अगर उन्हें संविधान बचाना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बचाना है, तो इन गुजराती व्यापारियों को यूपी में शिकस्त देने के लिए बहन जी को जो कुर्बानी देनी हो वो दें। आपके हिसाब से अगला मुख्यमंत्री कौन है 2022? देखिए, हमारे यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल क्लियर है। हम लोग वोट डालेंगे, एमएलए चुनेंगे, जिस पार्टी के या गठबंधन के एमएलए सबसे ज़्यादा होंगे वो अपना नेता चुनेंगे। लेकिन मैं वैसे आपको जो मौर्य हमारे सामने है, जो चेहरे है हमारे सामने, उनके हिसाब से बता देता हूँ। योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं। जयंत चौधरी, एक अच्छी अतीत, एक विरासत उनके पास है, लेकिन उनके पास इतने बड़े पद के लिए अनुभव नहीं है। मुलायम सिंह जी के पुत्र के पास एक टर्म का अनुभव है और वो भी साफ दिल के पढ़े लिखे हैं, काबिल आदमी हैं। बहन मायावती के पास भी एक बड़ा अनुभव है। लेकिन मेरे को अब ये लगता है कि बहन मायावती को डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए और मान्यवर काशीराम का सपना पूरा करने के लिए लखनऊ के बजाय दिल्ली, वो इन लोगों के हाथ यहाँ मजबूत करें
इन्हें पूर्ण बहुमत में लाएं और खुद दिल्ली, इन लोगों को भी चाहिए कि बहन जी के अनुभव को देखते हुए, बहन जी की क्षमताओं को देखते हुए उनको संसद में पहुंचाकर और वहाँ पे देश के लिए उनका उपयोग होना चाहिए। तो माय चॉइस विल बी अखिलेश यादव। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिर 2022 में ये विधानसभा चुनाव होने हैं यूपी में, होता क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक कदम न्यूज़।